देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब पढ़ रहे थे श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना ग्रामश्री, जिसमें उन्होंने ग्रामीण संस्कृत का, ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है और हमारे देश की इस प्राकृतिक वातावरण का, इस धरती का वर्णन किया है, इस खेती का, इस हरियाली का वर्णन किया है। इसी क्रम में आगे की पंक्ति हम देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवलों से तरुकी डाल जड़ी। लहलह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने सभी प्रकार के फलों और सब्जियों के बारे में बताया है। क्या कह रहे हैं कवि कि अमरूद यानी पीले मीठे अमरूदों में, अमरूद पीले और मीठे हैं। ये सब आप लोग जानते हैं, इस समय तो अमरूद का समय ही चल रहा है ना, कि खूब अच्छे अच्छे अमरूद आ रहे हैं बाजारों में। तो पीले मीठे अमरूदों। अच्छा, एक चीज़ जानते हैं कि अमरूद की सबसे पहचान क्या होती है, अच्छी पहचान क्या होती है कि मीठा है कि नहीं, उसमें चित्तियाँ पड़ी होती हैं, लाल रंग की चित्तियाँ पड़ी होती हैं। जब हरा हरा बिल्कुल हरा रहता है तो वो कच्चा माना जाता है, और जब उसमें थोड़ी थोड़ी चित्तियाँ पड़ने लगती हैं अर्थात वो पकने लग रहा है, वो मीठापन उसमें आ रहा है, उसमें मिठास आ रही है। तो कवि कह रहे हैं कि अमरूद पीले और मीठे हो गए हैं, अर्थात अमरूद पक रहे हैं, और अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी और उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। साथ ही साथ कहते हैं पक गए सुनहरे मधुर बेर, पक गए सुनहरे मधुर बेर। यहाँ पर देखिए, इन्होंने बेर की 3 विशेषताएं, बेर सब लोग जानते होंगे, बेर एक फल होता है। तो इसमें यहाँ कवि ने 3 विशेषताएं बताई हैं बेर की। क्या बताई हैं? एक तो वो सुनहरे हैं, दूसरे स्वाद में वो मीठे हैं, और तीसरे वे पूरी तरह से पक चुके हैं। तो पक गए यानी पक चुके हैं, सुनहरे सुनहरे रंग के हैं, मधुर बेर और मीठे भी हैं। तो 3 विशेषताएं यहाँ पर बेर की भी बता दी है इन्होंने, कि अब कहते हैं कि बेर भी पक करके मीठे और सुनहरे हो गए हैं। और कहते हैं आंवलों से तरुकी डाल जड़ी। आंवलों से, आपने आंवले का पेड़ देखा होगा कि आंवले के पेड़ में जब फल लगता है तो बिल्कुल उसकी पत्तियां कम दिखती हैं, पत्तियां समझिए एक तरह से ना के बराबर दिखती हैं, और उसमें आंवले ही आंवले दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल लदे हुए होते हैं। जिन किसी ने देखा होगा आंवले के पेड़ को, उनको पता होगा कि उस पर ढेर सारे, ऐसा लगता है कि जैसे वो डाल पूरी लद गई है, आंवले ही आंवले, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े आंवले ही दिखाई पड़ते हैं, यानी आंवलों से वो पेड़ की डाल ही लद गई है। तो आंवलों से तरुकी डाल जड़ी, जड़ गई है अर्थात उसमें लद गई है, चारों तरफ से उसमें आंवले ही आंवले दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर कहते हैं लहलह पालक मह मह धनिया। लहलह का मतलब क्या होता है? लहलह का मतलब यही होता है कि यानी लहलह यानी लहराना, लहलहाना, कि कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में उड़ करके झूमना, इधर उधर झूमना, है ना। तो लहलह पालक मह मह धनिया। महमह का क्या मतलब होता है? महमह अर्थात धनिया की जो महक है, यानी महकना। महमह का मतलब होता है महकना, यानी धनिया की जो महक है वो चारों तरफ फैल रही है, पालक लहरा रही है और धनिया चारों तरफ फैली हुई है, उसकी महक चारों तरफ फैली है, उसकी खुशबू चारों तरफ आ रही है। और साथ में लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम फली फैली, यानी उस समय का वर्णन पूरा कर रहे हैं यहाँ पर कि धनिया जो है मह मह करके चारों तरफ महक रही है, लौकी और सेम की फलियाँ भी उग करके इसमें फली फैली। फैली क्यों कहा गया? जो सेम और लौकी होता है ना, इसको आप देखेंगे ये बहुत दूर तक फैलती है, यानी ये उग करके इसकी जो फलियाँ हैं चारों तरफ बहुत दूर तक फैलती हैं। तो ये कह रहे हैं कि लौकी और सेम की जो फलियाँ हैं ये उग करके चारों तरफ फैल गई हैं, लौकी और सेम फली फैली चारों तरफ फैल गई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और टमाटर मखमल की तरह, मखमली टमाटर
देखिए यहाँ पर इसकी विशेषता बता रही है। कैसी विशेषता टमाटर की? कि वो मखमली है, यानी यहाँ पर विशेषण विशेष्य आ रहा है। टमाटर यहाँ पर विशेष्य है और मखमली विशेषण है, यानी टमाटर की विशेषता है कि टमाटर मखमली है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य आ रहा है ना। तो मखमली टमाटर हुए लाल, जो टमाटर है वो मखमल की तरह लाल हो गए हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों का गुच्छा एक बड़ी हरी थैली के समान उग गए। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी सी हरे रंग की थैली हो। थैली क्यों कहा गया? मिर्चा एक एक करके नहीं, पूरे गुच्छे के रूप में वो उग रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मिर्चों की बड़ी हरी थैली। देखिए यहाँ पर कवि ने किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों का ऐसा वर्णन किया है। अगर हम कभी ध्यान ना दें, हम लोग तो सिर्फ उसका प्रयोग करना जानते हैं, सिर्फ प्रयोग करते हैं। हमको अमरूद मिल जाता है, बेर मिलती है, टमाटर, धनिया, पालक, सब कुछ, लेकिन किस प्रकार से जो वो खेतों में है, किस प्रकार से वो पेड़ों में है, तो कैसे वो शोभायमान हो रहे हैं, इसका कवि ने वर्णन किया है। वैसे भी सुमित्रा नंदन पंत जी तो एक प्राकृतिक कवि माने जाते हैं, प्रकृति प्रेमी माने जाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इतना गहराई से वर्णन किया है, इसको अगर समझा जाए तो वास्तव में प्रकृति से व्यक्ति को प्रेम होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, और ये हमें बंद करके हमें प्रकृति का सहयोग करना चाहिए, नहीं प्रकृति में आनंद लेना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। लेकिन प्रकृति को नुकसान करके केवल अपने आनंद के लिए ही जीना, ये गलत है। तो चलिए, इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से ही बताया कि किस प्रकार से पेड़ों पर, किस प्रकार से ये खेतों में ये फसलें उग रही हैं और मन प्रसन्नचित हो उठता है। व्यक्ति का मन भी प्रसन्न हो रहा है, प्रकृति भी चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे वो हंस रही हो, वो मुस्कुरा रही हो, वो आनंदित हो रही हो, प्रसन्नचित हो रही हो। फिर आगे का देखिए क्या कहते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, रेती यानी रेत है ना, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कंगली संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुर खाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर कवि अब वर्णन कर रहे हैं कि गंगा यानी गंगा नदी के किनारे की बात हो रही है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, यानी बालू अर्थात रेत के लिए कहा गया है, अंकित यानी जिस पर निशान पड़े हुए हैं। कैसे? सतरंगी यानी 7 रंगों वाली, 7 रंगों का मतलब रंग बिरंगी है ना, रंग बिरंगी। सरपत यानी घास पात, सरपत है ना कि सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, यानी तट यानी किनारे। ठीक, तो अब इसको देखते हैं कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि गंगा की जो रेत है वो विविध रंगों से सुशोभित है, विभिन्न प्रकार के रंग वहाँ पर हैं, सतरंगी वो दिखाई पड़ती है, चमकीली। आप रेत देखते होंगे, रेत में ऐसा लगता है कि जैसे उसमें सुनहरा भी है, उसमें चांदी का रजनी रजत भी है, स्वर्ण भी है, सोना और चांदी जैसा भी पूरा दिखाई पड़ता है ना, चमकता रहता है। धूप में देखिए बहुत चमकती रहती है बालू। तो गंगा की जो रेत है विभिन्न रंगों से शोभायमान है, विभिन्न रंगों से ये सुशोभित है। और उसके किनारे पर क्या हो रहा है? उसके किनारे पर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेत की रेखाएं बिछी हुई लग रही हैं, यानी बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। और वो जो रेत है, सतरंगी जो रेत है, रंग बिरंगी जो रेत है, ऐसी लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी सी बिछी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर सांप चले हुए, यानी सांप के चलने के निशान बने हुए हैं। अंकित यानी निशान है ना, सांपों से अंकित यानी बालू के सांपों से अंकित, ऐसा लग रहा है उस बालू पर सांप चले हुए हैं। और इस प्रकार से उस वो सतरंगी रेती यानी जो रेत है वो विभिन्न रंगों की जो रेत है वो सांप के निशानों से अंकित सी प्रतीत हो रही है। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी उस पर रेखाएं बनी है, लग रहा है वहाँ पर कई सांप चले हुए हैं, उनके निशान वहाँ पर हैं। साथ साथ सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा के किनारे पर घास और सरपत का ढेर छाया हुआ है, घास और सरपत का ढेर लगा हुआ है, और वहाँ पर तरबूजों की खेती होती है। आप लोग अधिकतर अगर देखे होंगे कि गंगा के किनारे जब आप जाते हैं तो तट पर तो नहीं, जहाँ पर लोग स्नान आदि करते हैं, और उसके आसपास देखेंगे आप तो आप तरबूजों की खेती गंगा के किनारे पर बहुत अच्छी होती है।
तो क्यों? क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता, या वहाँ पे रेत के कारण से, वहाँ की ज़मीन के कारण से, बालू के कारण से, यानी वहाँ पर तरबूज की खेती बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि तट पर तरबूजों की खेती, और जिनमें तरबूजों की खेती हो रही है, वो जो सरपत है, जो घास है, जो घास के और तिनके हैं, सरपत वो इकट्ठा ढेर उसका लगा हुआ है, और वहीं पर तरबूजों की खेती हो रही है। फिर कहते हैं अंगुली की कंघी से बगुले कंगली संवारते हैं कोई, और आसपास बगुले विहार कर रहे हैं, आसपास बगुले भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, वन विहार जाते हैं, तब हम उनको देखने जाते हैं, उसी प्रकार से बगुले भी विहार कर रहे हैं। ठीक, तो आसपास जो बगुले हैं वो विहार कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, और वे अपनी अंगुली से कंगली को इस तरीके से फेरते हैं। कंगली, कंगली का क्या मतलब होता है? कंगली यानी यहाँ पर वो अपनी उंगलियों से कंगली पर इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हों, है ना। कि अंगुली की कंघी से बगुले कंगली संवारते हैं कोई, ऐसा लग रहा है कि मानो अपनी अंगुलियों से अपनी अंगुलियों को वो कंगली पर इस तरीके से फेर रहे हैं मानो वो कंघी कर रहे हों। और फिर कहते हैं तीर्थे जल में सुरखाब पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। सुरखाब का मतलब था चक्रवाक पक्षी, है ना, जिसको लोग चकवक पक्षी बोलते हैं। उस प्रकार चक्रवाक पक्षी होता है, और पुलिन मतलब होता है किनारा, और मंगरौठी एक पक्षी होती है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई। तो ऐसा लग रहा है कि आसपास, यानी ये जो चकवक पक्षी है, चकवक पक्षी बहते हुए जल में मानो तैर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तिरते जल में सुरखाब, ऐसा लग रहा है कि उस जल में सुरखाब यानी वो पक्षी तैर रहे हैं, और पुलिन पर मंगरौठी रहती सोई, और किनारे पर जो मंगरौठी है, मंगरौठी एक पक्षी है, वो पक्षी किनारे पर सोई हुई, अलसाई हुई सी सोई है, अलसाई हुई है मंगरौठी, सोई हुई है यानी अलसाई हुई है, वो आराम कर रही है। वहाँ का वर्णन इन्होंने किया है, गंगा के तट का वर्णन किया है कि गंगा के तट को नहीं, आप देखिए अगर कि कवि ने कहाँ कहाँ का वर्णन किया है, खेतों का, पेड़ों का, बाग का, बगीचे का, गंगा के किनारे का। यहाँ गंगा के किनारे जो बालू है, बालू के निशान को भी उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, उसको भी उन्होंने ध्यान दिया है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सांप के चलने का निशान बना हुआ हो। वहाँ पर तरबूजों की खेती हो रही है, तो कैसे वहाँ पर जो घास और सरपत के जो ढेर हैं उनको लगा दिया गया है, इसका भी उन्होंने वर्णन किया। ये बहुत ही गहराई से उन्होंने यहाँ पर प्रकृति का वर्णन किया है, बहुत ही गहराई से उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को यहाँ पर बताया है। अब इसका एक अंतिम भाग बच रहा है, उसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं, इसी वीडियो में। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निश की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन, अपनी शोभा से जन के मन को हर लेता है। क्या हर लेता है? यहाँ कवि कह रहे हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख हरियाली, यहाँ पर गांव की हरियाली है ना, हसमुख हरियाली हंसती हुई हरियाली। हिम आतप, हिम मतलब होता है सर्दी, और आतप मतलब होता है धूप। तो गांव की हरियाली क्या हो रही है? सूर्य की धूप के कारण से हंसती हुई प्रतीत हो रही है। अच्छा, सूर्य की धूप हंसती हुई प्रतीत कब हो रही है? सूर्य की धूप से सुख कब मिलता है? इन सर्दियों के समय में, जब ये सर्दी का समय आता है ना, हिम आतप, हिम आतप यानी जो सर्दी की जो धूप है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दी की धूप के कारण से ये जो गांव की हरियाली है ये हंस रही है, हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है, प्रसन्नचित हो रही है, मन को अच्छी लग रही है, मन को आनंद देने वाली लग रही है। तो हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। और सर्दियों की जो धूप होती है, सर्दियों की जो धूप, खिली खिली सी जो धूप है, ये कैसी लग रही है? ऐसा लग रहा है कि दोनों सुखपूर्वक, दोनों मानो सुखपूर्वक सो गए लगते हैं।
है ना। सर्दी की धूप भी खिली खिली सी लग रही है और गांव की जो हरियाली है उस धूप के कारण से वो हंसती हुई सी प्रतीत हो रही है और धूप भी खिली खिली सी धूप लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो सुख से अलसाए से सोए, सुख से मानो उसकी सुखपूर्वक यो अलसाए से यानी आलस से भरे हुए हैं, आलस से भरे हुए हों। और ऐसा लग रहा है, जब आप देखिए कि जो सर्दी की जो धूप होती है, अगर आप उसमें आप सो जाइए या लेट जाइए तो ऐसा लगता है कि जैसे बस आलस आ जाता है और मन करता है कि बस ऐसे ही लेटे रहो। वो सुबह के समय, जब सर्दी के समय जब धूप होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और वैसे भी धूप हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती ही है, लेना भी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठ करके आप लोग भी धूप लेते रहिए, है ना। फिर भीगी अंधियाली, है ना, भीगी अंधियाली में निशिकी तारक सपनों में से खोए। अंधियाली यानी अंधेरा, निशि का अर्थ होता है रात, तारक यानी तारे, तारक स्वप्नों में से खोए, है ना, कि तारक मतलब होता है रात। तो यहाँ पर फिर कह रहे रात ओस के कारण से भीग गई है, भीगी अंधियाली में निशिकी, यानी रात के कारण जो ओस की जो बूंदें पड़ रही हैं, रात होती है तो उसकी बूंदें पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है ये पूरी रात जो है ये ओस के कारण से भीग गई है। और तारक सपनों में से खोए, और तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो तारे हैं सपनों में खो गए हैं और रात के समय ओस के कारण से पूरा चारों तरफ बिल्कुल भीगा भीगा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये रात ही भीग गई है, रात के समय ओस के कारण से ऐसा लग रहा है कि बरसात हो गई हो और भीग गया हो सब, उस प्रकार से ही प्रतीत हो रहा है कि ये रात ही पूरी भीग गई है। और जो तारे हैं ये सपनों में खोए से प्रतीत हो रहे हैं, खोए से ये जान पड़ रहे हैं। फिर मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और यह जो गांव है मरकत डिब्बे, मरकत यानी पन्ना नाम का एक रत्न होता है ना, पन्ना नाम का रत्न होता है। तो गांव कैसा लग रहा है, सा खुला ग्राम, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। ऐसा लग रहा है ये जो पूरा गांव है संजीला गांव, पूरा संजीला क्यों कहा गया, यानी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें जान हो, है ना। वो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उस ग्राम को संजीला बना रहा है। तो कह रहे हैं कि जो संजीला गांव है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मरकत का डिब्बा खुला हुआ हो। मरकत यानी एक रत्न है, पन्ना नाम का रत्न है। ऐसा लग रहा है कि मरकत के डिब्बे के समान वो खुला हुआ हो, ऐसा लग रहा है मरकत का कोई डिब्बा खुल गया हो, वो पूरा गांव ऐसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है। रात के समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और उस समय क्या हो रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और उस समय नीला आकाश ऐसा लग रहा है, इतना अच्छा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस डिब्बे पर नीलम का आंचल ढका हुआ है। किस डिब्बे पर, मरकत का डिब्बा, यानी जो पन्ना नाम का जो रत्न है वो एक गांव को मान लिया गया है कि वो पूरे गांव को ऐसा मान लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि मरकत का खुला हुआ डिब्बा है और उस पर नीला आकाश, ऐसा लग रहा है ऊपर आकाश, नीले रंग का आकाश, ऐसा लग रहा है कि मानो उस डिब्बे पर नीलम का आंचल ढका हुआ है, नीलम के आंचल से उसको ढक दिया गया। यानी उस गांव पर, उस गांव में जो खेत हैं, जो फसलें हैं, उन फसलों की सौंदर्य को यहाँ पर मरकत के डिब्बे के समान कहा गया। और ऐसा लग रहा है कि वो आकाश, यानी जो नभ है, नभ नीला जो आकाश है उस गांव पर इस प्रकार से आच्छादित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीलम के आंचल से वो ढक दिया गया हो। और फिर निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, हिमांत यानी सर्दियों की समाप्ति। निरुपम क्या होता है, जिसकी कोई उपमा ना हो, जो अद्भुत हो, जो अलौकिक हो, जो अनोखा हो। तो निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, हिमांत यानी हिम का अंत, यानी सर्दी की जो समाप्ति है, और स्निग्ध यानी कोमल, स्नेह से भरा हुआ, आप उसको कोमल भी कह सकते हैं, स्नेह से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ भी कह सकते हैं। तो निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन, हरता यानी ले लेता है, छीन लेता है ना। जन यानी लोग, मन यानी मन, लोगों के मन को ऐसा हर लेता है। क्या हर लेता है कि जब सर्दी की समाप्ति होती है, सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में, है ना,
निरुपम हेमांत में स्निग्ध शांत, यानी सर्दी की समाप्ति पर इस शीतल प्रदेश में एक स्नेह भरी अनुपम शांति रहती है, अनुपम शांति छा जाती है, अनुपम शांति आ जाती है। और इस प्रकार से पूरा गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को हर लेता है। यह पूरा गांव लोगों के मन को हर लेता है। हरता जनमन, यानी निज शोभा से हरता जनमन, अपनी शोभा से लोगों के मन को हर लेने वाला है। तो यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी ने ग्रामसी के माध्यम से पूरे ग्रामीण परिवेश का उन्होंने वर्णन किया है, पूरी प्रकृति का वर्णन किया है, जो कि बहुत अधिक सुखदायी होता है। प्रकृति के आंचल में आ जाना ही एक आनंद की अनुभूति देता है। तो आप सब लोग भी प्रकृति का आनंद लेते रहिए और साथ ही साथ इस कविता को आप पढ़ते रहेंगे। इस कविता को आप बार बार पढ़ेंगे, आपको और अधिक प्रकृति से निकटता महसूस होगी। तो इसी विश्वास के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए नमस्कार।